भैया बहन, आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा एकादश की एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का शीर्षक है पथिक। इसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, साहित्य जगत का एक जाना माना नाम। तो कविता पाठन के पूर्व मैं सबसे पहले कवि परिचय के संबंध में दो चार बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। इनका जन्म सन 1881 ईस्वी में कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, जिसमें कि फुटकर कविताओं का संग्रह है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का इन्होंने भरपूर ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान इन्होंने अपनी कविताओं में दिया है। कविता कौमुदी, जो 8 भाग में प्रकाशित है, में उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। साथ ही साथ इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्र किया था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते रहे हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन भी किया। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। अब मैं प्रस्तुत पाठ के सार को आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्यु दंड दिया जाता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरफ पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। तो प्यारे भैया बहन, अब मैं आपके सामने में पूरी कविता की प्रस्तुति करना चाहता हूँ। कविता है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर से कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है,
लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। पक्षी विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। वन उपवन गिरिशानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरिनभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह प्रेम कहानी विश्व मनोहर हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। जी में है अक्षर बन इसके बणु विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। तो प्यारे भैया बहन, यहाँ प्रकृति की शोभा कण कण में विराजित है। चाहे वह वन हो, उपवन हो, पहाड़ हो, सानु कुंज हो, लहर हो, तृण हो, तरु हो, गिरी हो, नभ, हर जगह प्रकृति का यह अनोखा दृश्य प्रस्तुत है, उपस्थित है। कवि स्वयं सागर के किनारे खड़ा है। सागर में जो सुंदरता व्याप्त है लहरों के रूप में, उसे कवि देख रहा है। कवि यह अनुभव करता है कि वह जो गर्जन करता है उसकी गर्जना बेमिसाल है। दूसरी ओर मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित सुबासित हवा कवि के मन को मुग्ध कर देती है। दूसरी ओर कवि देखता है जब सूर्योदय होता है तो उसका जब प्रतिबिंब सागर के जल पर पड़ता है तो कवि को ऐसा लगता है मानो कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। यहाँ उत्प्रेक्षालंकार परिदृश्यित होता है। यहाँ कवि कहना चाहता है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्ना करने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि को ऐसा लगता है कि पुण्य भूमि भारत पर लक्ष्मी की सवारी सुविधा पूर्वक किस प्रकार आएगी। इस तरह से रत्नाकर अर्थात सागर ने एक ऐसे सड़क का निर्माण किया है जिससे लक्ष्मी की सवारी पुण्य भूमि भारत में सुगमता पूर्वक आ सके। तो कवि यहाँ ये बताना चाहते हैं कि हे मानव, आप भी प्रकृति प्रेमी बने जैसा मैं हूं। कृत्रिम प्रेम में आप ना डूबें। प्राकृतिक प्रेम अनोखा होता है और प्रकृति के कण कण में यह सुंदरता व्याप्त है। केवल देखने के लिए हमारी आंखें सुंदर होना चाहिए, हमारा मन सुंदर होना चाहिए। तो प्यारे भैया बहन, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप भी प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लें, प्रकृति में रच बस जाएं। प्रकृति है तो हम हैं। प्राकृतिक सुंदरता कृत्रिम सुंदरता से कभी उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। कृत्रिम सुंदरता क्षणिक होता है, वहीं प्राकृतिक सुंदरता शाश्वत होता है। अब आपके लिए कतिपय प्रश्न लेकर भी मैं उपस्थित हूं जो स्वयं आपको करने हैं। आपको सौंदर्य बोध संबंधी कुछ एक प्रश्न है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। आप इसका शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करेंगे, आप इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे,
क्योंकि कविता के दो भेद होते हैं, कविता का दो खंड होता है, एक उसका भाव पक्ष होता है और एक उसका कला पक्ष होता है। उसी तरह से मैं अर्थ ग्रहण संबंधी भी कतिपय प्रश्न आपके सामने में रखना चाहता हूं। नभ में चंद्र बिहस देता पंक्ति का आशय क्या है? कवि वृक्ष, पक्षी व फूल के विषय में क्या बताता है? काव्यांश में कौन मुग्ध होकर चहक उठता है और कैसे? यहाँ किस संदर्भ में फूल की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? इस तरह के और कई प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में हैं। आप उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं आपके साथ हूँ। कल नए पाठ के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हो गया?